हेलो बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स क्लास 12 का टॉपिक है जो सारे बोर्ड में या इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, मैं शैलेंद्र सर आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो। अब आइए डिस्कस करते हैं बेटा कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। जैसा कि इसका नाम दिखाई दे रहा है हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स का मतलब होता है एल्केन का हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, या हैलो एरीन्स नाम है तो उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। तो अगर हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स अगर हम लिखें तो क्या क्या हो सकता है। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो क्या हो सकता है बेटा, एक होता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है, और दूसरा क्या होता है एल्कीनिल हैलाइड, और क्या हो सकता है एल्काइनिल हैलाइड, और क्या हो सकता है एरिल हैलाइड। ठीक है, इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एल्किल हैलाइड, एल्कीनिल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से क्लासिफाई करें, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के, कम से कम एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के उसकी जगह पे कोई हैलोजन डेरिवेटिव्स आकर के लग जाता है, चिपक जाता है, तो हम उसको एल्किल। एल्किल का मतलब होता है, एल्केन का मतलब होता है बेटा, जैसे हमने ले लिया CH4, सपोज के लिए हमने मीथेन ले लिया, और मीथेन की जो वैलेंसी होती है, मीथेन में कार्बन की वैलेंसी या किसी भी एल्केन में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो 4 होती है। यह इंडिकेट करता है कि 4 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए थे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसको हम बेटा बोलते हैं एल्केन। अब इस एल्केन में से अगर एक H हटा दिया जाए और इस H की जगह पे कोई X हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ Br जोड़ देते हैं, तो क्या नाम होगा एल्किल हैलाइड, इसी को बोलेंगे। एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया कि यह एल्किल मतलब मेथाइल ग्रुप था, मीथेन से एक H निकला तो मेथाइल। एल्किल ग्रुप होता है जब किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, किसी एल्केन से हम एक H डिस्प्लेस कर देते हैं तो जो ग्रुप बचता है उसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो मीथेन से एक H निकला तो मेथाइल, तो इसलिए यह मेथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। तो इसको जनरली एल्किल हैलाइड इसलिए कहते हैं, मेथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, मेनी मोर आर देयर। तो इस तरह से हम उसको एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। जैसे अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे CH3Br, हमने लिखा ही था, C2H5Cl हो सकता है, C3H7Cl हो सकता है, C3H7I हो सकता है। तो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ एल्किल हैलाइड। आई होप यू अंडरस्टूड। अब बात करते हैं बेटा एल्कीनिल हैलाइड। एल्कीनिल हैलाइड का मतलब होता है अगर हम सबसे छोटा एल्कीन लिखें, जिसे हम क्या कहते हैं एथीन या एथाइन, तो इसमें से एक H अगर हटा दें और उस H की जगह पे इसको कहेंगे एथीन या एथाइन। इसमें से अगर हम एक H हटा दें तो जो ग्रुप बचता है वो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH। हटा दें का मतलब होगा एक H डिस्प्लेस कर दें किसी हाइड्रोजन डेरिवेटिव से, तो ये Cl हो गया। तो इसको हम एल्कीनिल हैलाइड के नाम से जानते हैं। और जब किसी एथीन से, ये भी ध्यान देने योग्य बात है, अगर किसी एथीन से हम एक H हटा करके कोई ग्रुप जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इस ग्रुप की बात करें बेटा तो इसको पढ़ते हैं विनाइल। ये कौन सा ग्रुप होगा, विनाइल, यहाँ लिख दे रहे हैं विनाइल, और Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। आपने पीवीसी का नाम सुना होगा, जो पॉलीमर है
PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर है, मतलब एक यूनिट है। तो इस तरह से PVC से बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हम इसको विनाइल क्लोराइड के नाम से जानेंगे। यहाँ अगर आप स्पेशली Cl लगाए हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, या विनाइल क्लोराइड हो गया। अगर Br लगा देंगे तो विनाइल ब्रोमाइड, मेनी मोर आर देयर। कोई ज़रूरी नहीं कि खाली एथीन से ही एक H निकाल दें, प्रोपीन से भी निकाल दें, ब्यूटीन से भी निकाल दें। वहाँ से एक H जब डिस्प्लेस करेंगे किसी हाइड्रोजन के द्वारा तो वो कंपाउंड जो बनेगा उसको कहते हैं एल्किनिल हैलाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों एल्काइनिल। एल्काइनिल में ये जो विनाइल हमने टर्म लिखा था, यह विनाइल पर्टिकुलर इसी से बनता है। इसी से मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को ही हम विनाइल के नाम से जानते हैं। प्रोपीन और ब्यूटीन से हम इसको विनाइल नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा एल्काइनिल। एल्काइनिल मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया एल्कीन में, ये सॉरी एल्काइन का यह जो ग्रुप हो गया उसको कहते हैं एथाइन, 2 कार्बन है। अब इसमें से अगर हमने एक H हटा करके कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, तो दिस इज नोन एज द, क्या बोलेंगे बेटा इसको, यही एल्काइनिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अभी हम इसका अलग अलग तमाम एक्सप्लेनेशन करेंगे, तमाम कंपाउंड्स लेकर के इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करते हैं एरिल हैलाइड की। एरिल का मतलब होता है जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन निकाल करके उसकी जगह पे हम कोई हैलोजन जोड़ते हैं तो वह जो कंपाउंड आता है उसको हम एरिल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं। ये साइड चेन डेरिवेटिव्स भी हो सकता है और न्यूक्लियर चेन भी हो सकता है, तो इसका डिस्कशन हम अभी बाद में करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए बेंजीन हो गया, इस बेंजीन का फार्मूला, ये बेंजीन रिंग हो गया, तो इसमें सभी कॉर्नर पे 6 कार्बन, सभी कॉर्नर पे 1-1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम कोई एक H हटा के Br लगा दें या यहाँ हम Cl लगा दें तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको कहते हैं ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, फिनाइल ब्रोमाइड या फिनाइल क्लोराइड। तो इस तरह से दिस इज नोन एज द एरिल हैलाइड। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम एल्किल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब इसी के आगे हैलोजन डेरिवेटिव्स में, ये तो हो गया मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसी तरह से बेटा डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के। इसका हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन में ये जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आ रहे थे यह बेटा 2 तरह के होंगे। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चेन और एरोमेटिक का मतलब होता है क्लोज चेन। तो इस तरह से हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को हम क्या कर सकते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक में। जो हमने इधर एलिफैटिक का मतलब हो गया एल्किल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड और एल्काइनिल हैलाइड जो हमने देखा था, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ द एलिफैटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। और जो यहाँ हमने एरिल हैलाइड लिखा था वह क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा क्या हो सकते हैं, इसका हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि कार्बन के साथ 4 H लगे हुए थे, एक H हमने यहाँ हटा करके Br जोड़ दिया। दूसरे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ Br जोड़ दिया और यहाँ Br जोड़ दिया। यह एक बेटा महज एग्जाम्पल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। या यहाँ हमने Cl जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, कोई भी हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। तो इसको कहते हैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। तो 3 या 3 से अधिक वाले को हम पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स क्या होता है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं और
टर्सरी एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं बता दें। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स का मतलब होता है कि जब किसी भी कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होता है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी का मतलब होता है वो जो हाइड्रोजन है वह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता हो, और टर्सरी का मतलब होता है वो टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता हो तो उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स के नाम से हम जानते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बेटा होगा जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH2 Cl, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया क्योंकि यहाँ ये जो कार्बन है वो प्राइमरी, ठीक है ना, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। क्यों प्राइमरी कार्बन कहलाएगा? क्योंकि यह कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है। जब कोई कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच होता है तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो यह जो होगा इसको हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, इसका क्या नाम होगा बेटा? N प्रोपिल क्लोराइड। अभी हम इसका जब IUPAC नामकरण करेंगे तो इसका नाम हो सकता है 1 क्लोरो प्रोपेन। अभी आपने लिखा था हाइलो एल्केन्स, हाइलो का मतलब वही होगा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, व्हाटएवर, और एल्केन्स में मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इट इज द जनरल IUPAC नेम ऑफ द एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड्स में हम हाइलो एल्केन्स के नाम से लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी का। प्राइमरी के बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स क्या होगा बेटा? हमने अगर लिखा CH3 CH और यहाँ Cl जोड़ दिया, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्यों आइसोप्रोपिल क्लोराइड कहेंगे? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम आइसो पढ़ते हैं। जब एक CH 2 CH3 से जुड़ा होता है तब हम इसको आइसो के नाम से जानते हैं। आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल, आइसो पेंटिल, व्हाटएवर। आइसो पेंटिल आ गया तो मैं बता दूं आइसो एमिल और आइसो पेंटिल, अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 CH CH2 और CH2 Cl, क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नाम होगा आइसोपेंटिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, या इसी को आइसो एमिल भी बोलते हैं, AMYL, आइसो एमिल क्लोराइड। ये सब सारे के सारे जनरल नेम हैं विच क्या होगा बेटा? अब अगर हम देखते हैं कि ये CH3 CH2 CH CH2 CH2 Cl हो गया तो इसको हम कहेंगे आइसो पेंटिल क्लोराइड या आइसो एमिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंडरी, अगर अभी हमने तो ये बता दिया कि ये सारे के सारे ये जो Cl था दिस कम्स इन द कैटेगरी। ध्यान देंगे, अभी मैं आपको आइसो बताने के चक्कर में ये बता दिया कि अगर ये Cl यहाँ जुड़ा होता, कहाँ जुड़ा होता? इस ऐसे कार्बन से जुड़ा होता, या हमने यहाँ दिखा दिया इस कार्बन की बात करेंगे, ये सेकेंडरी वाले कंडीशन में आ गया, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी। तो ये Cl जो होगा वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसको हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में एक और तरह का कंपाउंड आता है, उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आइसो कब पढ़ते हैं और सेकेंडरी कब पढ़ते हैं। व्हेन आइसो एंड व्हेन सेकेंडरी, चल देखते हैं। इन सबों का हम जनरल नेम अभी बता रहे हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा IUPAC नेम का कंसेप्ट, कैसे IUPAC नेम। इट इज थोड़ा सा भीगा हुआ है। अगर हमने देखा बेटा CH3 CH और यहाँ लगा है CH2 CH3, फिर हो गया 1 2 3 4 और यहाँ Cl। गौर से देखेंगे इस CH के साथ यहाँ CH3 लगा था और यहाँ भी अगर CH3 लगा होता तो हम उसको क्या पढ़ते थे? आइसोटर्म बोलते थे, लेकिन इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या नाम होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ
सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि यह जो हैलोजन है यह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन से अटैच है, तो इस तरह से हमें कह सकते हैं इट इज़ द सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड की। आइए देखते हैं। प्राइमरी मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया, और टर्सरी। अगर हम इसका नामनक्लेचर करेंगे बेटा IUPAC सिस्टम में, तो क्या होगा, कैसे नामनक्लेचर कर सकते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये Cl दूसरे नंबर पे लगा है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब हम बात करेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होगा? जब कोई भी हैलोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता हो तब उसको हम टर्सरी एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। जैसे C के साथ 1 2 3, यहाँ हमने Cl जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया CH3। यह Cl बेटा, ये जो Cl है वो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देयरफॉर इट इज़ नोन एज द टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन से यह Cl जुड़ा है तो टर्सरी एल्किल हैलाइड। और इसका जो जनरल नाम होगा उसको क्या बोलेंगे? जनरल नेम या ट्राइबल नेम? नियो 1 2 3 4 ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो सकता है। अगर हम इसको IUPAC नामनक्लेचर में ले चलें तो इसका नंबरिंग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, दूसरे नंबर से ये दूसरे नंबर से लगा हुआ है। तो क्लोरो और मेथाइल में अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा? 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। इज इट अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से हमने प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड के बारे में जान लिया। अब इसको क्या करेंगे? हमने आपको एल्किल हैलाइड बता दिया, हमने आपको एल्कीनिल हैलाइड बता दिया, हमने आपको एल्काइनिल हैलाइड बता दिया, और हमने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब जरा कुछ बात करेंगे हम एरिल हैलाइड्स की। क्या बात करेंगे बच्चों? एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स में क्या होगा? एरिल हैलाइड्स का मतलब होता है कि जो हैलो एरीन्स कहलाते हैं। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस करके अगर कंपाउंड प्राप्त करते हैं तो दैट इज नोन एज द एरिल हैलाइड्स या हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स यह 2 तरह का होता है। एक होता है बेटा न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स और दूसरा होता है साइड चेन। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव्स और साइड चेन डेरिवेटिव्स, इन दोनों को जरा ध्यान देंगे। हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने लगा दिया Br, या हमने यहाँ लगा दिया Cl, सेम चीज़ हो गया। हमने यहाँ CH3 लगा दिया और यहाँ हमने Br लगा दिया। हमने यहाँ CH3 जोड़ करके हमने यहाँ Cl जोड़ दिया। मेनी मोर हम इसका डिस्कशन करेंगे। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ से हम एक Br यहाँ जोड़ दें, एक Br यहाँ जोड़ दें। इस तरह से हम इसका क्या नाम दे सकते हैं। ये सारे के सारे न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि जब हम बेंजीन का फार्मूला लिखते हैं C6H5 और C6H6, तो यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 सभी कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है। ये मैं बेसिक चीज़ें भी बता दे रहा हूँ जो क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। और यहाँ इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन की अल्टरनेटिवली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो इसमें से अगर हम हाइलोजन की बात करें बेटा, तो हाइलोजन इज आर्थो आर पैरा डायरेक्टिंग। हाइलोजन इज आर्थो आर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्या मतलब होता है और मेटा का क्या मतलब होता है। आर्थो और पैरा, जब बात आ रही है तो बता दे रहा हूँ। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ता है, दैट इज नोन एज द आर्थो। ये क्या क्या होगा, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। बीच में बात आ गई तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या क्या हो सकता है बेटा।
ऑल टाइप्स ऑफ द प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, ठीक है, टर्सरी एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, एल्कोहल जिसे हम ROH कहते हैं, ईथर जिसे हम ROR- बोलते हैं बेटा, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, मेथाइल ग्रुप जिसे हम R बोलते हैं, एल्किल ग्रुप या हम हाइलोजन ग्रुप, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। आर्थो और पैरा होता क्या है, इस पोजीशन को आर्थो, इस पोजीशन को आर्थो, इसको मेटा और इसको मेटा, इसको पैरा और इसको पैरा बोलते हैं। यानी कि इतने में से जो भी ग्रुप हैं जब ये किसी बेंजीन पे अटैच होंगे तो ये कहाँ होंगे, आर्थो और पैरा पे ही आएंगे। क्या क्या, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, एल्कोहल्स, ईथर्स, एल्किल ग्रुप और हाइलोजन ग्रुप। और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये और ये दोनों पोजीशन मेटा होता है। मेटा डायरेक्टिंग में क्या क्या हो सकता है बेटा, कैन यू टेल मी? ये एल्डिहाइड हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, साइनो ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप होता है, एमाइड हो सकता है, ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इसका नाम क्या होगा। आइए हम इसके नाम का डिस्कशन करेंगे बेटा। इसका नाम क्या क्या हो सकता है? पहले वाले का नाम होगा ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम हो सकता है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो सकता है, अब इस पर ज़रा ध्यान देंगे, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हमने यहाँ लिखा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या 1 ब्रोमोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका क्या नाम हो सकता है? ये चूंकि बेटा आर्थो पोजीशन पे है तो लिखेंगे आर्थो ब्रोमो, ध्यान देंगे आर्थो ब्रोमो, और इस ब्रोमो को अलग कर लेंगे तो ये जो ग्रुप बचता है इसको कहते हैं टॉल्वीन, आर्थो ब्रोमो टॉल्वीन। और इसका क्या नाम हो सकता है? चूंकि ये Br और CH3 में अगर हम इसको बेंजीन का डेरिवेटिव्स माने, अगर हम इसको बेंजीन का डेरिवेटिव्स माने तो क्या नाम हो सकता है बेटा? कैन यू टेल मी? 1 ब्रोमो 2 मेथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा? 1 ब्रोमो 2 मेथाइल बेंजीन। इसका क्या नाम हो सकता है? 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजीन। या अगर हम इसकी तरह इसका नाम लिखें तो लिखेंगे पैरा क्लोरोटॉल्वीन, पैरा क्लोरोटॉल्वीन। और क्या नाम हो सकता है मैंने जो आपको बताया था, क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 मेथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजीन। और इसका क्या नाम हो सकता है बेटा? ब्रोमीन यहाँ यहाँ और यहाँ है 1 2 3 4 1 2 3 4 नाम दे देंगे 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या होंगे? ये एरिल हैलाइड्स के न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव्स हो गए। अब हम बात करेंगे साइड चेन डेरिवेटिव्स की। ये सब जो कंपाउंड्स आने वाले हैं, इन कंपाउंड्स जब आएंगे तो फिर से इसका डिस्कशन होता रहेगा, फिर से इसका नॉमेनक्लेचर होता रहेगा। बट मैं आपको आउटलाइन बता दे रहा हूँ कैसे आप किसी भी कंपाउंड को पहचानोगे कि यह किस ग्रुप का कंपाउंड है। एरिल हैलाइड्स में अब हम बात करेंगे बेटा साइड चेन की। साइड चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। साइड चेन डेरिवेटिव्स, साइड चेन डेरिवेटिव्स में अगर यहाँ इस बेंजीन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो इसको टॉल्वीन बोलते हैं, हमने आपको बताया कि दिस इज नोन एज टॉल्वीन। अब इस टॉल्वीन से मान लो यहाँ टॉल्वीन की जगह पे C2H5 जुड़ा होता तो इसको एथाइल बेंजीन बोलते हैं। इसमें से अब अगर हम आपको अलग अलग डेरिवेटिव्स दिखाने की कोशिश करेंगे, इसमें से बेटा इस टॉल्वीन में से एक H हटा और Cl जुड़ गया, इस टॉल्वीन में से एक H डिस्प्लेस हुआ और उसकी जगह पे एक क्लोरो आ गया, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, डाई क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइलोएरिन्स विच इज ऑफ द कैटेगरी साइड चेन 1। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से एक H और डिस्प्लेस हुआ और उसकी जगह पे एक और क्लोरीन आ गया, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, या
एक और टाइप का हो सकता है, यहां से जो एक H बचा हुआ था उस H को भी हम हटा के CCl3। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन एथाइल बेंजीन। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा बेटा, इसको क्या कहेंगे, टॉल्यूइन या मेथाइल बेंजीन। ठीक है, टॉल्यूइन या मेथाइल बेंजीन। ये क्या होगा, एथाइल बेंजीन। ये क्या नाम होगा बेटा, बेंजिल क्लोराइड नाम होगा इसका, बेंजिल BENZYL क्लोराइड। ये ध्यान रखेंगे, इट इज क्लियर, बेंजिल क्लोराइड। और इसका जो नाम होगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, ऊपर लिख दे रहे हैं, बेंजिल क्लोराइड। ये बेंजल डाई क्लोराइड, या कहीं कहीं किसी किसी बुक में यह खाली बेंजल क्लोराइड भी लिखा होता है, नो मैटर। और इसका क्या नाम होगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजिल बेंजल बेंजो BENZO ट्राई क्लोराइड। ध्यान से देखेंगे, इसका नाम होगा, ये बेटा क्या था, मोनो डेरिवेटिव्स, डाई डेरिवेटिव्स और ट्राई डेरिवेटिव्स ऑफ द साइड चेन टाइप। तो इसका नाम हो गया बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया बेंजिल बेंजल डाइक्लोराइड, और इसका नाम हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। अगर हम इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करते तो कहेंगे बेटा 1 क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन। क्या नाम हो सकता है, एक नंबर के कार्बन से Cl लगा था, एक नंबर के कार्बन से फेनिल ग्रुप भी लगा था, तो क्या नाम बोलेंगे इसका, 1 क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन। इसका नाम होगा 1 डाई क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन। इसका नाम होगा 1 ट्राई क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन। तो इट इज द टाइप्स ऑफ द साइड चेन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइलो एरियंस। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होंगे। अब हम जरा कुछ बात करेंगे इसके आइसोमेरिज्म की, हटा देते हैं इसको, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसके आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, किसमें, जो हाइलो एल्केन्स होता है उस हाइलो एल्केन्स के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं बेटा। आइसोमेरिज्म, इसमें दो तरह का आइसोमेरिज्म पाया जाता है, एक होता है चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइए दोनों का एग्जांपल देखते हैं। पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH2Cl, यह हमने लिख दिया CH3 CHCl। ठीक है, तो इसका नाम होगा N 3 कार्बन बेटा प्रोपिल क्लोराइड, और इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम होगा। अब क्यों इसमें चेन आइसोमेरिज्म पाएगा, अगर हम 4 कार्बन वाले लेते तो N प्रोपिल ब्रोमाइड, N ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाता, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाता अगर Br लेते, और यहाँ हम नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड भी लिख सकते थे अगर 4 कार्बन वाला हम लेते। ठीक है, ये तो 3 कार्बन वाला होता, अगर 4 कार्बन वाला लेते तो ये भी पॉसिबल था, चौथा वाला। यहाँ लिखते CH3, यहाँ लिखते CH3, यहाँ लिखते CH3 और यहाँ Cl जोड़ देते, 1 2 3 4, इसका नाम होगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, नियो मतलब अगर हम 4 कार्बन वाला लेते, 4 कार्बन का मतलब होता है कि चेन आइसोमेरिज्म में हमने लिखा C4H9Cl, तो अगर हम इसको मिटा देते तो बनता CH3 CH CH2Cl, इस तरह से। ठीक है ना, इज इट और नॉट, या CH3 CH2 तो इस तरह से हमने देखा कि जो चेन आइसोमेरिज्म है बेटा, उस चेन आइसोमेरिज्म में उस कंपाउंड के चेन में डिफरेंस होता है, मतलब इट इज द स्ट्रेट चेन, दिस इज द ब्रांच वन, तो इसलिए इसके चेन में डिफरेंस आ गया, तो दैट इज नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म। अब दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको भी ऐसे देख लेते हैं। सेकेंड वन, इसी में हम देखने की कोशिश करते हैं, इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म में
पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता है बेटा कि जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन का कौन सा पोजीशन है, इसका नाम हो सकता है आईयूपीएसी 1 क्लोरो, 3 कार्बन है प्रोपेन। लेकिन इसमें क्लोरीन का पोजीशन बदल गया, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3 हो गया, तो हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो हमने देखा कि द पोजीशन ऑफ द क्लोरीन या द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन आर डिफरेंट, इसमें 1 नंबर पे है और इसमें 2 नंबर पे है, तो देयरफॉर इट इज सेड टू बी द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा कि इसको क्या क्या चीजें, इसके टाइप्स हो सकते हैं, क्या इसके आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या हो सकता है, एलिफैटिक क्या हो सकता है, एरोमेटिक क्या हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी। अब हम बेटा इसके जो पहला टॉपिक है हाइलो एल्केन्स के, अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसी की बात हो रही है, हाइलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं क्योंकि ये पहला टॉपिक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन वी विल स्टार्ट द हाइलो एरियंस। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये देखेंगे कि हम सबसे पहले इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो पहला जो होगा, अगर हम लिखते हैं फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, एल्केन का मतलब क्या होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसी को एल्केन बनाना था, एल्केन कहते हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा CH4, इसको हमने Cl2 से रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सनलाइट, तो ये बनेगा सारे कंपाउंड का CH3Cl बन जाएगा, CH2 Cl2 बन जाएगा, CH Cl3 बन जाएगा और CL4 बन जाएगा। ये बेटा इसको फिर मैं बताऊंगा, ये मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ये डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ये ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और ये टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होता है। तो ये मोनो हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोजन और टेट्रा हाइड्रोजन्स में इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा मेथिलीन डाई क्लोराइड, इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका नामांकन हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको बना सकते हैं। अगर हमने लिया बेटा सपोज के लिए CH3 CH2 और हमने Cl2 ले लिया, तो बन सकता है ये प्राइमरी CH3 CH2 Cl और प्लस CH3 CHCl, ये देगा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी प्रोपिल क्लोराइड और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको कहेंगे प्राइमरी प्रोपिल क्लोराइड यानी एन प्रोपिल क्लोराइड, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इस तरह से फ्रॉम एल्केन्स वी कैन फॉर्म इट। तो अब हम अगला वाला स्टेप पढ़ेंगे। देखो इसमें जो बड़ी चीज़ है वो जानेंगे कि जो फ्लोरो एल्केन्स होता है उसका रिएक्शंस वायलेंटली होता है, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय हीटिंग विद द हैलोजन। अब इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 कैटेगरी हो गई। 4 कैटेगरी में हमें देखेंगे कि जो फ्लोरीन होता है उसका रिएक्शंस वायलेंटली होता है, तो एक्सेप्शन मतलब बहुत कम बनता है, और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बन सकता है। इसके अलावा अगर हम आयोडोबेंजीन की बात करें तो आयोडोबेंजीन जो होगा वो डायरेक्ट किससे, डायरेक्ट आयोडिनेशन से नहीं बनेगा। व्हाट इज द काज बिहाइंड इट? जैसे मान लिया हमने लिखा है यहाँ CH4 और प्लस I2, तो क्या होगा बेटा CH3I और प्लस HI। ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कंडीशंस में कर देता है। जरा ध्यान देंगे, ये जो इसमें HI बना हुआ है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट के नाते यह फिर अपने इनिशियल पोजीशन में इसको ले आएगा।
तो इस तरह से इससे बचने के लिए हम यहाँ कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर देते हैं, जैसे HiO3 आयोडिक एसिड। तो जब हम HiO3 करेंगे, यूज करेंगे, तो ये होगा बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हट करके इरिवर्सिबल रिएक्शन में हो जाएगा। कैसे? जो HI था, जो वहाँ HI फॉर्म हुआ, वह HI इस HiO3 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, I2 बना लेगा और प्लस वाटर बना लेगा। तो इस तरह से I2 हमको मिल गया और इसका आयोडीनेशन हो गया। तो ये पूछा जाता है कि आयोडो एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बिकॉज यह जो HI है यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इस रिड्यूसिंग एजेंट के प्रभाव को निरस्त करने के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जिससे यह रिएक्शन रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये यूज करने पे फिर से वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ पाता है। अब चलते हैं बाबू बच्चों, हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्कीन्स, कैसे एल्कीन से यह बनाया जा सकता है, कैसे होगा एल्कीन्स। नंबर 2 पॉइंट, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में हम एक रूल बताएंगे, जैसे मान ली हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का अगर रिएक्शन हो गया तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये बन गया। तो इस तरह से हम एल्कीन से इसको बना सकते हैं। इसमें 2 रूल आता है, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन की जगह पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, जैसे हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस Br2, तो इसके बेटा 2 प्रोडक्ट पॉसिबल थे। क्या थे? इसके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। इस प्रोडक्ट Br ने HBr, एक को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल जो आपने पढ़ा होगा, और दूसरे को कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यही दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, हम लिखेंगे यहाँ मार्कोनिकॉफ, MR मतलब मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल कहेगा, और नीचे लिखेंगे A एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सब बताएंगे क्या होगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जब किसी असिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का सम होता है तो इसका पॉजिटिव पार्ट यानी कि H उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। फिर से सुनेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट मीन्स H उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो यह H इसके पास आ गया और Br इसके पास आ गया। ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल H विल कम हियर एंड Br विल कम दिस कार्बन। तो जो बनेगा कंपाउंड उसको हम क्या लिखेंगे, CH3 CHBr, और यहाँ आ जाएगा CH3। ये CH3 बच्चा बाबू, ये CH3 है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr, और ये डबल बॉन्ड टूट करके क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई CH3। अब अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये दोनों बन सकता है। ध्यान देंगे, कब बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कहता है इसी का उल्टा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब होगा इसको जानेंगे। इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, किसी भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, और ये इसी का उल्टा हो जाता है। तो यह H उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यह H यहाँ चला गया और Br यहाँ चला गया, तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में ये H उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकॉफ में H वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। इसको हम खारिस इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं। खारिस इफेक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इट वाज प्रपोज बाय मिस्टर खारिस। और पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट हैपेंस इनटू द पेरोक्साइड, ये बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, किसी भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं।
और एंटी मार्कोनिक रूल बेटा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इट इज द रिवर्स या अपोजिट ऑफ द मार्कोनिक रूल। तो हम एल्कीन से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका नामकरण क्या होगा? 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम होगा 1 2 3 1 ब्रोमोप्रोपेन, या इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ध्यान देंगे, अगर जनरल नेम की बात करेंगे बेटा तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और इसका नाम होगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड और आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड, विच मे बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिक रूल एंड एंटी मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक और ये जो एंटी मार्कोनिक रूल है यह HBr ही देता है, ध्यान रखेंगे। HCl और HI यह एंटी मार्कोनिक रूल नहीं देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। आइए आप देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? फ्रॉम एल्कोहल्स। क्या होगा? एल्कोहल से। नंबर जो दूसरा पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो क्या होगा? फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं बेटा? देखिए, फ्रॉम एल्कोहल्स, इसका बी पार्ट था ना, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में क्या होगा? अगर हमने ROH ले लिया, इस OH को X से यानी हेलोजन से क्या कर दिया गया? इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यह क्या होगा? X यहाँ गया तो X यहाँ गया तो बन गया RX अलॉन्ग विद H और OH मिलके क्या बन गया बेटा? H2O। गौर से देखेंगे, ये जो एल्किल हैलाइड बना दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे? दिस इज ऑब्टेन्ड दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल में ध्यान देंगे। प्राइमरी एल्कोहल जो होता है, अभी हम लिखेंगे सारे रिएक्शंस। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो इसमें जो HCl से रिएक्शन करेगा, अब आइए देखते हैं। मान लिया हमने लिखा C2H5OH और प्लस HCl गैस, ठीक है ना। और हमने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट निकाला वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या बनेगा बेटा? C2H5Cl और प्लस H2O, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसका मैकेनिज्म भी बताते हैं कैसे इसका मैकेनिज्म देखा जाता है। अगर हमने इस प्राइमरी अल्कोहल की जगह पे क्या ले लिया? सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। जैसे हमने ले लिया CH3CH3CHOH, ठीक है, और प्लस हमने ले लिया HCl, ये गैस है। इन द सेम कंडीशन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा? CH3CH3CHCl और प्लस H2O। लेकिन जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो बहुत तेजी से रिएक्शन देता है। टर्सरी एल्कोहल को हम क्या करेंगे? इन प्लेस ऑफ द HCl वी हैव टू यूज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वहाँ जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, तो हम ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं यूज करेंगे। तो वहाँ क्या बन जाएगा? आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं या आप इसको लिखेंगे बेटा। ये देखिए C123, यहाँ हमने लिखा CH3, यहाँ हमने लिखा CH3, यहाँ हमने लिखा CH3 और यहाँ हमने लिखा OH। ये टर्सरी एल्कोहल हो गया, प्लस हमने HCl ले लिया कंसंट्रेटेड। देखो, विदाउट प्रेजेंस ऑफ यानी इन द एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये क्या दिया बेटा? C कैसा? यहाँ Cl दे दिया, यहाँ CH3 दे दिया, यहाँ CH3 दे दिया और यहाँ CH3 दे दिया और प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल से प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्कोहल से टर्सरी एल्किल हैलाइड। लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड में वी हैव टू यूज कंसंट्रेटेड HCl एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनका जो ईज ऑफ रिएक्शन होता है
वो टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी और सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ये इनके ईज ऑफ रिएक्शन, मतलब किस तेजी से, किस रिएक्टिविटी से रिएक्शन होते हैं। और जो इनके रिएक्टिविटी का क्रम है बेटा, वो HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl और इज ग्रेटर देन HI। ये आप ध्यान रखेंगे कि यह ईज ऑफ रिएक्शन है फ्रॉम द क्या, हाइड्रोजन, फ्रॉम द एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स हम जब बनाते हैं तो क्या होगा, टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ लिखा है HI HBr HCl और HF बेटा, ये गलती से हमने HI लिख दिया था, ठीक है ना। क्यों? इसको तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगती है। HI HF जो होता है उनके F की जो साइज होती है वो छोटी होती है, तो उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, यानी यह जल्दी टूट जाएगा, इसलिए यह तेज़ी से रिएक्शन देगा फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन। अब हम अगला पढ़ते हैं। इसका एक मैकेनिज्म मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ये इसका रिएक्शन होता है, इसी का ध्यान देंगे। लेट अस सी। अगर हमारे पास HX था, ठीक है, तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इधर गया तो H पॉजिटिव चार्ज और X निगेटिव चार्ज, नो डाउट। और हमने लिखा था C2H5OH, हम लिखा 1 2 3 1 2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ H था और यहाँ H था। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और इसमें से हमने इस H को, क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो दिस विल कम हियर, तो ये बनेगा CH3, हमने इसको इकट्ठा लिख लिया, फिर बना सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, C के साथ, या ऐसे ऊपर नीचे दिखा दो तो आपको समझ में आएगा, C के साथ एक H यहाँ लिखा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, O के साथ एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, along with 1 पॉजिटिव साइन एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा बेटा, तो जब ये टूटेगा तो ये क्या देगा, ये दे दिया CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज और माइनस वाटर मालिक्यूल। ये जब टूट गया तो वाटर मालिक्यूल बन गया और ये बन गया एथाइल कार्बोनियम आयन, और ये एथाइल कार्बोनियम आयन जो X यहाँ बचा था, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यह न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, फास्ट रिएक्शन होगा, तो बनेगा CH3 CH2X, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसका मैकेनिज्म जानेंगे, ठीक है। अब हम अगला जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या पढ़ेंगे, बाय द एक्शन ऑफ द फास्फोरस हैलाइड। Next one, by the action of phosphorus हैलाइड, ठीक है। फास्फोरस हैलाइड के साथ इसके रिएक्शन से हम कैसे बनाते हैं। हम अगर इसके प्रिपरेशन में देखते हैं कि जो एल्कोहल्स होता है, उस एल्कोहल में हमने देखा C2H5OH, अगर हमने PCl5 से इसका रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा बेटा, C2H5Cl along with इसमें बनेगा फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 प्लस HCl। लेकिन अगर इसी को हमने C2H5OH को क्या कर दिया, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो दिस विल गिव C2H5Cl along with H3PO3। ये ध्यान रखेंगे, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है PCl3 के साथ वो क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और जब ये PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो फास्फोरिल क्लोराइड और HCl देता है। तो यहाँ से हम ये और ये बना सकते हैं।
लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो C2H5Cl है, अगर हम C2H5Br या C2H5I बनाना चाहते हैं तो ये कैसे बनेगा? बाय द एक्शन ऑफ द PBr3 एंड बाय द एक्शन ऑफ PI3। लेकिन PBr3 और PI3 होगा, आई होप यू हैव रिटन दिस वन। अगर हम एल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, तो यह क्या बनेगा? हेलो मीन्स ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनेगा। लेकिन इसमें खास बात है कि जो PBr3 होता है एंड PI3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोड आर वेरी लेस स्टेबल, तो वेरी लेस स्टेबल होता है बेटा। तो इसको सबसे पहले ये बहुत देर तक रखा नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको तुरंत बनाते हैं। कैसे? रेड फास्फोरस प्लस Br2 तो बनेगा PBr3 या P4 प्लस PI3 गिव्स P4 प्लस I2, ये बना लिया PI3। तो ये जो बना फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, ये आपको तुरंत बनाना होगा बाय द एक्शन ऑफ द रेड फास्फोरस एंड Br2 और बाय द एक्शन ऑफ द रेड फास्फोरस एंड I2। तो इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। अगर ये जो अभी अभी आपने बनाया है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये C2H5OH से रिएक्ट करेगा प्लस PBr3 आपने बनाया, तो क्या बनेगा बेटा? C2H5Cl, सॉरी इन प्लेस ऑफ Cl क्या बनेगा? Br और प्लस H3PO3, करेक्ट वन। सिमिलरली अगर हम बनाते हैं C2H5OH से PI3 का रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, तो ये बनेगा C2H5I और प्लस H3PO3। तो इस तरह से फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड से हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस ब्रोमो एथेन और आयोडो एथेन या ब्रोमो एल्केन या आयोडो एथेन को हम का रिएक्शन PBr3 और PI3 से रिएक्शन कराते हैं और इसको हम तुरंत बनाते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट वेरी स्टेबल। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पढ़ते हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट वन क्या होगा? बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन किससे होगा? एल्कोहल और थायोनिल बाय द एक्शन ऑफ, यहां लिखते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये क्या होगा बच्चों? थायोनिल क्लोराइड C2H5OH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 in the presence of pyridine, ये थायोनिल क्लोराइड एक फार्मूला और मैं यहाँ लिखूंगा, इससे मिलता जुलता है SO2Cl2, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसी से मिलता जुलता है, इसलिए आपको जानना होगा कि ये क्या होता है। इसको क्या कहेंगे? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या बनाएगा बेटा? थायोनिल क्लोराइड ये बनाएगा C2H5Cl और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और प्लस HCl। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एल्कोहल, किसी भी एल्कोहल को जब हम SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द pyridine, तो बनेगा C2H5Cl प्लस SO2 और प्लस HCl गैस निकलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो होगा बेटा बाय द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? बाय एक्सचेंज मेथड। ये बाय एक्सचेंज मेथड का मतलब होता है, हम इसमें देखेंगे कि जब हम किसी भी, जैसे रबर के लिए
C2H5Br और प्लस NaI। गौर से देखेंगे इसको जब हम हीट करेंगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, फार्मूला क्या होगा CH3COCH3। तो यहां से यह I इसको डिस्प्लेस करेगा और Br इसके साथ आ गया, तो दिस इज नोन एज C2H5I और प्लस NaBr। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एल्किल हैलाइड जो था या ब्रोमो एथेन को हमने आयोडो एथेन में कन्वर्ट कर दिया बाय द एक्सचेंज ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। दिस इज नोन एज, इस रिएक्शन को फिंकल स्टीम रिएक्शन कहते हैं, जान लेंगे। क्या बोलेंगे? फिंकल स्टीम रिएक्शन। फिंकल स्टीम रिएक्शन में जो हाइड्रोजन होता है, जो एक्सचेंज होता है हाइड्रोजन का, उसी को हम फिंकल स्टीम रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अब अगला जो होगा इसमें एक रिएक्शन आता है, अगर हमको फ्लोरो एल्कीन बनाना हो तो क्या करेंगे? एक रिएक्शन होता है व्हिच इज नोन एज द श्वार्ट्ज रिएक्शन। आइए देखते हैं। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा? अगर हम श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा? हमको फ्लोरो एल्केन बनाना होगा। कैसे बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए और इसमें SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। आप इसका कोई साल्ट एंटीमनी का लेंगे विच ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी +5। यहाँ हमने एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड लिया और यहाँ कोई साल्ट ले लेंगे एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो क्या बनेगा? CF2Cl2 और प्लस SbCl3। गौर से देखेंगे ये बनेगा फ्रीऑन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीऑन या फ्रीऑन 12 के नाम से जानते हैं। डाइफ्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ द एल्केन्स हो गया। तो इस तरह से इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो यह बनेगा। और आपने देखा कि इसमें फ्लोरो लगा हुआ है, तो देयरफॉर वी कैन से फ्लोरो एल्केन्स। करेक्ट बेटा? अब हम अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इसी क्रम में। अगला क्या मेरा क्वेश्चन होगा? फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे बेटा? हंसडीकर रिएक्शन। हंसडीकर रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट को किसके साथ? ब्रोमीन के साथ हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो कंपाउंड बनेगा क्या होगा? हमने लिया CH3 CH2 COOH अगर लिख दिया तो इसको लेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। और इस ब्यूटेनोइक एसिड में से H हटा करके अगर हम इसका सिल्वर साल्ट लें तो कहेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ द ब्यूटेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन हमने कैसे करा दिया बेटा? Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा? यहाँ से ये Br आ गया, लेकिन इसकी खासियत होगी CH3CH2CH2Br। इस रिएक्शन की एक खासियत है, जितने कार्बन वाला आप सिल्वर साल्ट लेंगे उससे एक कार्बन कम वाला एल्किल हैलाइड आपको मिलेगा। आपने लिया था 1 2 3 4 कार्बन, लेकिन आपको जो एल्किल हैलाइड मिल रहा है वो 3 कार्बन वाला मिल रहा है और सिल्वर ब्रोमाइड। और क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होता है। तो इस तरह से दिस इज नोन एज द हंसडीकर रिएक्शन। हंसडीकर रिएक्शन में क्या होगा बेटा? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यह ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा
सिल्वर Br के साथ रिएक्शन के लिए AgBr बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स। तो आज आपने हाइलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, हाइलोएल्केन्स में कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं, हाइलोएल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, नॉमेनक्लेचर तो आपने हाइलोएल्केन्स का भी पढ़ा। अब अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइलोएल्केन्स। फिर हम हाइलोएरिन्स की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइलोएल्केन्स में क्या होगा, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी और इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइलेंसर केमिस्ट्री।